अगर तुम पॉइंट्स टेबल को नोटिस करो तो मैनचेस्टर यूनाइटेड नंबर 3 पे है पॉइंट्स टेबल के। इसका मतलब हम लोग नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग फुटबॉल करेंगे, पर हम लोग का स्क्वाड के पास उतना ज़्यादा क्वालिटी नहीं है कि हम लोग चैंपियंस लीग में ज़्यादा आगे जा पाए। इसके लिए आज हम लोग कंप्लीट रिबिल्ड करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड का, और इसी के लिए मैं पकड़ा हूँ बजट 250 मिलियन, क्योंकि लास्ट सीजन हम लोग 200 मिलियन सिर्फ स्ट्राइकर के पीछे ही दिए थे, और तब हम लोग कोई सा भी यूरोपियन फुटबॉल नहीं खेल रहे थे उसके बाद भी। तो इस सीजन देयर इज अ चांस दैट हम लोग 250 मिलियन बजट लेके चल सके। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी स्क्वाड में है, वो है मिडफील्ड, क्योंकि हम लोग के पास कैसेमिरो, उगार्ते, मेनू, माउंट और फर्नांडिस है। तो हम लोग को अटैकिंग मिडफील्डर तो कोई भी नहीं चाहिए, पर इस सीजन कैसेमिरो हम लोग को छोड़ के जा रहा है। और फिर अगर तुम हमारे पास अभी कौन सा प्लेयर बचा है देखो तो उगार्ते, जो स्टार्टर कभी नहीं बन सकता, वो बेंच प्लेयर भी नहीं बन सकता कभी भी। और मेनू मेनू बहुत ज्यादा यंग है, अगर उसको तुम हर टाइम गेम दे दे तो वो ये सोच जाएगा कि वो इजीली कैसे भी उसका गेम जाए, गंदा गेम जाए अच्छा गेम जाए, वो प्लेइंग लेवल में रहेगा ही रहेगा। इसके लिए हम लोगों को प्लेयर चाहिए मेनू को कंपटीशन देने के लिए। तो उसी के लिए सबसे पहले साइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड को जो करना चाहिए वो है सैंडो टोनाली, क्योंकि कैसेमिरो छोड़ के जा रहा है, पर उसका जैसा प्रोफाइल तुम किसी को भी प्लेयर को नहीं ला सकते, क्योंकि उसके पास 5 चैंपियंस लीडरशिप क्वालिटीज है, एरियल क्वालिटीज है, डिफेंसिव क्वालिटीज है, पासिंग क्वालिटीज है। तो इतना कुछ एक प्लेयर में तो नहीं मिल पाएगा, इसके लिए हम लोग को उसका प्रोफाइल ही चेंज करना पड़ेगा, और उसी के लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाता है सैंडो टोनाली। क्योंकि सैंडो टोनाली का तुम प्रोफाइल देखो तो वो एक रजिस्टर है, डीप लाइन प्लेमेकर, वो इजीली टेम्पो कंट्रोल कर सकता है और वो डिक्टेट करता है गेम डीप से। और सेकंड जो उसका स्ट्रेंथ है वो है लॉन्ग पासिंग, वो बहुत बढ़िया बढ़िया दूर में रेंज में पास कर सकता है। सेकंड उसके है उसका पोजीशनिंग, उसका पोजीशनिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वो डिफेंसिवली भी बहुत ज्यादा अच्छा है, जैसा कैसेमिरो है। और थर्ड जो कॉम्पनसेट करेगा कैसेमिरो का बाद बाकी चीज का, वो है वर्क रेट। सैंडो टोनाली वो बीच में ऊपर नीचे बहुत वर्क देता है, और उसके पास मोबिलिटी भी है कि वो पूरा 90 मिनट्स गेम में ऊपर नीचे कर पाए, जो कि हम लोग न्यूकासल के गेम में देखते भी है। और उसके ऊपर से जब हम लोगों को पता है कि मेनू उतना ज्यादा डिफेंसिवली अच्छा नहीं है, तो वो लेटरल भी शिफ्ट कर सकता है। अगर मेनू डिफेंड नहीं कर पाया तो वो लेटरल शिफ्ट करके उसको उसका जो डिफेंसिव वल्नरेबिलिटीज है उसको भी बचा सकता है। इसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साइनिंग सैंडो टोनाली हो जाता है, और जिसका प्राइस इस समय में मुझे लगता है कि अराउंड 100 मिलियन रहेगा। पर अगर हम लोग 90 मिलियन से 100 मिलियन के बीच में कर देते तो सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा। सेकंड में आता है मेनो का कॉम्पिटिशन कामाविंगा। कामाविंगा को रियल मैड्रिड सोल्ड करना चाहती है, और उसका सिर्फ आस्किंग प्राइस बहुत ज्यादा कम रखा है, उसका सिर्फ प्राइस रखा है 45 से 50 मिलियन। मतलब तो समझ जा सकते हो कितना ज्यादा चीप में तुम्हें एक बढ़िया लेफ्ट फुटेड क्वालिटी प्लेयर मिल जा रहा है। और उसके पास अगर तुम प्रोफाइल देखते हो उसका प्रोफाइल एक हाइब्रिड सेंटिमेंट तरह है, मतलब वो डिफेंस में भी खेल सकता है और ऊपर जाके भी खेल सकता है। और उसका अगर तुम रोल देखो तो वो बॉल को प्रोग्रेस कर सकता है आगे, जो मेनू का भी रोल है। इसके लिए ये सबसे बढ़िया चेंज ऑप्शन हो सकता है मेनू का। और फिर उसका डिफेंसिव क्वालिटीज भी अच्छा है, और अगर अगर तुम उसका स्ट्रेंथ देखो तो वो प्रेस रेजिस्टेंट है, मतलब वो प्रेस से बहुत इजीली बच सकता है, जो कि मेनू भी कर सकता है। पर मेनू के पास वो डिफेंसिव क्वालिटीज नहीं है और बस लेफ्ट फुट नहीं है, तो काविंगा एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद वो टैकलिंग डिफेंस भी बहुत अच्छा है, और वो वर्सेटाइल भी हो, किसी भी पोजीशन में खेल सकते हैं। इसी की वजह से कामाविंगा नेक्स्ट ऑप्शन हो जाता है, और जिसका प्राइस मैं बोला कि 45 से 50 मिलियन। थर्ड में आता है एंड्रे स्टिलर। स्टीलर को बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा क्लब्स चाहता था नेक्स्ट समर, इस समय भी चाहेगा। अब उसका अगर प्राइस देखो तो वो सिर्फ 35 से 40 मिलियन पे है। इसका मतलब वो बहुत इजीली तुम्हें कॉस्ट, अगर तुम किसी को भी कामाविंगा को नहीं ला सके या फिर किसी को भी नहीं ला सके तो वो सबसे बढ़िया ऑप्शन हो जाता है। क्योंकि अगर उसका रोल देखो तो वो स्ट्रक्चर को बहुत इजीली रख सकता है, उसका जो हम लोग गेम भी देखे हैं, और वो ब्रीदिंग को बहुत इजीली डिक्टेट करता है। मतलब उसका पता है कि कौन सा प्ले कब करना चाहिए, कौन सा प्ले में जोर से पास देना पड़ेगा, कौन सा प्ले में तुम्हें प्ले को थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा, वो चीज बहुत बढ़िया से आता है। सेकंड उसका स्ट्रेंथ है पासिंग आईक्यू, उसके पास पासिंग बहुत ज्यादा बढ़िया है। जैसा एडम आर्टम जो 100 मिलियन का प्लेयर है, अगर तुम उसका कोई चीप ऑप्शन चाहो तो एंड्रे स्टिलर सबसे बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। सेकंड आता है उसका पोजिशनिंग वो बहुत ज्यादा अच्छा है, वो प्रेशर से इजीली निकल सकता है। और थर्ड है जो कोई भी प्लेयर बात नहीं करता, वो है कंपोजर। उसका कंपोजर बहुत ज्यादा बढ़िया है, पर उसका वैराइटीज भी है, जैसे वो डिफेंसिवली बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है,
और वो फिजिकलिटी प्लेयर नहीं है। इसकी वजह से प्रीमियर लीग के फिजिकलिटी में प्रॉब्लम आ सकता है और डिफेंसिवली थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए मेनू के साइड में खेल सकते हैं और सैंडो टोनाली के साइड में और एक डिफेंसिव प्लेयर चाहिए। और उसी के लिए सेकंड डिफेंसिव प्लेयर की बात करते हैं कार्लोस बालेबा। कार्लोस बालेबा डिफेंसिवली भी अच्छा है और वो प्रोग्रेस भी कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जाएगा। पर रिसेंटली लिंक्स आ रहा है कि कार्लोस बालेबा आ सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, इसलिए मैंने बोल दिया। पर मुझे लगता है जाओ गोमेज सबसे बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि डिफेंसिवली बहुत अच्छा चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह से जाओ गोमेज बहुत बढ़िया ऑप्शन बन जाता है। और उसके ऊपर से सिंस वुल्व्स रेलीगेट हो रहा है तो जो उसका प्राइस था 25 से 30 मिलियन, वो भी घट के 15 से 25 मिलियन पे आ जाएगा। इसकी वजह से तुम उसको बहुत सस्ते दाम में ले सकते हो। और फिर आता है नेक्स्ट, जो तुम्हें एक हाइब्रिड बोलूँ तो सेंटर के मिड और सेंटर मिड दोनों में ही खेल सकता है, वो है मैथियस फर्नांडिस, जिसका गेम बहुत ज़्यादा बढ़िया जा रहा है और वो प्रोग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से करता है। और लिंक टू लिंक प्रोसेस वर्क रेट उसका बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और उसका और एक चीज़ सबसे ज़्यादा बढ़िया वो है सपोर्ट प्ले। वो बहुत इजीली एक साइड से अदर साइड जाके सपोर्ट देता है टीममेट्स को। इसके लिए वो बहुत मेन प्लेयर बन जाता है। और उसके ऊपर से अगर फर्नांडिस को तुम हर गेम तो नहीं खिलाने वाले और माउंट उतना ज़्यादा फिट नहीं रहता, इसलिए और अगर कोई भी मिडफील्ड में चला गया तो मिडफील्ड में भी ज्वाइन कर सकता है। और उसके ऊपर से अगर कोई सेंटर के मिड में जो भी है फर्नांडिस गेम से बाहर है और माउंट इंजर्ड है, तो वो सेंटर के मिड का भी रोल कर सकता है। इसकी वजह से मैथियस फर्नांडिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है। और उसके ऊपर से सिंस हम लोग में इतना ज़्यादा प्लेयर्स का बात किया, तो अगर मैथियस फर्नांडिस या फिर जाओ गोमेज में से दोनों ही आ गए तो मैनुअल उगार्ते को जाना पड़ेगा, और जिसका प्राइस अराउंड 25 मिलियन होगा। तो अगर तुम टोटल प्राइस से भी देखो तो सैंडो टोनाली का 90 से 100 मिलियन, कामाविंगा का 45 से 50 मिलियन, स्टीलर का 35 से 45 मिलियन। स्टीलर या फिर तुम बालेबा किसी एक को ही लोगे। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम स्टीलर को लोगे 35 से 45 मिलियन, जाओ गोमेज 15 मिलियन से 25 मिलियन और मैथियस फर्नांडिस भी 15 मिलियन से 25 मिलियन। मतलब टोटल तुम देखो तो अराउंड 200 मिलियन में तुम्हारा ये सब प्लेयर आ जा रहा है बेस्ट के सिनेरियो। और वर्स्ट के सिनेरियो में तुम्हारा टोटल लग रहा है 240 से 250 मिलियन, जो हमारा बजट है। और फिर आता है हम लोग का विंग्स, मतलब फुल बैक और विंगर्स। मेनली लिफ्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि शॉप बहुत ज़्यादा एज्ड हो गया है। और अगर सोच रहे थे मैं तो 200 मिलियन से 250 मिलियन से 200 मिलियन यहाँ पे उड़ा दिया, पर अगर तुम देखो तो हम लोगों के पास दो सेल हो रहा है। एक मार्कस रैशफोर्ड का जो 30 मिलियन में हो रहा है और एक रास्मस हॉयलैंड का जो 50 मिलियन में हो रहा है। इसके बाद हम लोग के पास और 80 मिलियन है स्पेंड करने, और उसको हम लोग स्पेंड कर सकते हैं फुल बैक के ऊपर। तो मेरे पास मेनली 3 ऑप्शन है फुल बैक का। अगर शॉ चला गया तो तुम इनमें से 2 को साइन कर सकते हो। तो सबसे पहला है लुइस हॉल। लुइस हॉल बहुत ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है और बार्सिलोना से न्यूकासल के गेम में भी तुम अगर देखो तो वो डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो प्रीमियर लीग में मुझे उतना नहीं दिखा। पर उसमें क्रॉसिंग रेंज, फिजिकलिटी और वर्क रेट बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसकी वजह से लुइस हॉल सबसे मेन प्लेयर बन जाता है, क्योंकि हम लोग के पास वो वर्क रेट वाला प्लेयर चाहिए जो ऊपर नीचे कर सके। और लुइस हॉल का प्राइस देखो तो वो अभी ट्रांसफर मार्केट थोड़ा सा कम है, पर उसका प्राइस है 60 से 70 मिलियन में जाएगा, ये पूरा गारंटी है। और उसका वर्ष अगर 130 ईयर्स का है, जैसे तुम यहाँ पर देख सकते हो। तो 100 को अगर तुम बाहर निकल दो तो तुम और एक प्लेयर को ला सकते हो बैक के, जैसे कि उडोगे, क्योंकि टॉटनहम हॉटस्पर रेलीगेट हो गया तो उडोगे को तुम सिर्फ 35 से 40 मिलियन में ला सकते हो। तो 80 मिलियन और 100 का तुम 20-30 मिलियन पकड़ लो तो तुम लुइस हॉल और उडोगी जो अटैकिंगली बहुत ज़्यादा अच्छा है और लुइस हॉल जो अटैकिंगली डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम दोनों को ला सकते हो। या फिर अगर तुम उडोगी लाना चाहते हो तो तुम डी मार्को को भी ला सकते हो, जिसका एज 29 है, जो एक नीचे की तरफ जा रहा है। पर उसका तुम सस्ते मिल जाओगे, क्योंकि अगर डी मार्को को छोड़ना चाहे तो वो सिर्फ तुम्हें 35 से 40 मिलियन में मिल जाएगा। तो देखो तो हम लोग का फुल बैक का जो एरिया है वो पूरा रिस्ट्रक्चर हो गया 100 मिलियन में, जो हम लोग का पूरा सेल से आया है। मतलब हम लोग यहाँ पर कोई भी व्यवस्था इन्वेस्ट नहीं किया है। थर्ड मैथ है विंगर। अगर तुम देखो तो हम लोग का विंगर अभी जो है कुनिया और डोडगो है। और डोडगो को मैं अभी लेफ्ट बैक नहीं खेलना चाहता, क्योंकि वो विंगर में बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। और कुनिया जो ट्रेडिशनल विंगर नहीं है, वो थोड़ा सा इनसाइड आउटसाइड ट्राई करता है, इसलिए हम लोग के पास एक ट्रेडिशनल विंगर नहीं है। और ट्रेडिशनल विंगर के लिए मैं 50 मिलियन बचा के रखा हूँ, जिसमें से तुम यान डिमांडे को ला सकते हो, जो एक यूथ प्रॉस्पेक्ट है। पर मुझे नहीं लगता कि
इनियस लाएगा। इसके लिए मुझे लगता है कि देयर इज टू चांस दैट इलिमन एनडीए आ सकता है, जिसका प्राइस 35 से 40 मिलियन पकड़ के चलो। पर रिसेंट में न्यूज आ रही है कि राफेल लियो और एसी मिलान के बीच कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा ऐसा वैसा हो गया है, राफेल लियो छोड़ने का बात कर रहा है। इसका वजह से तुम राफेल लियो को और ज्यादा इन्वेस्ट करके 60 से 75 मिलियन में ला सकते हो, क्योंकि उसका फॉर्म भी बहुत बढ़िया नहीं चल रहा और जो एसी मिलान में उसका रोल है स्ट्राइकर, वो रोल में फिट नहीं बैठ रहा। इसकी वजह से राफेल लियो को तुम 60 मिलियन में ला सकते हो। ऑल द ओवर बजट चला जाएगा, पर फ्यूचर के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अगर तुम राफेल लियो को नहीं ला सके पर और उसके ऊपर से अगर तुम बजट में रहना चाहते हो तो इलिमन एनडीए इस सीजन उसका बहुत बढ़िया चल रहा है और वो विंग में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है एवर्टन के लिए। तो हम लोग को वो मिल सकते हैं सिर्फ 35 से 45 मिलियन में। तो अगर राफेल लियो नहीं सही तो यही सही, या फिर और एक प्लेयर है ला लीगा में जेसस रोड्रिगेज, उसका अगर तुम स्टैट्स देखो तो 1v1 में ये सब में जैसे ये दोनों अच्छा है, 1v1 स्पेस इस सब में जेसस रोड्रिगेज भी अच्छा है और उसका प्राइस भी थोड़ा सा कम है 20 से 35 मिलियन। तो तुम पकड़ के चलो कि यहाँ पर 30 मिलियन 40 मिलियन जाएगा इंटरनलिस्ट तो राफेल लियो का लाओ। तो मेनली इन तीनों पोजीशन में हम लोगों को थोड़ा सा स्पेंड करना था। और एक पोजीशन जिसमें हम लोग को स्पेंड करना चाहिए वो है सेंटर बैक। ऑल्दो तुम अभी देख पा रहे हो कि हम लोग के पास 5 सेंटर बैक्स हैं, पर डेलिट इंजर्ड रहता है ज़्यादा टाइम, लिसांड्रो मार्टिनेज भी इंजर्ड रहता है और मैगर का एज हो गया है और वो भी इंजर्ड रहता है। तो हम लोग के पास जो 2 सेंटर बैक बचा है वो है यूरो और एडन हेवन। इसके ऊपर से अगर तुम कोई एक से भी सेंटर बैक को लाना चाहते हो, उसके लिए अगर उसके लिए तुम्हारा पैसा नहीं है तो तुम्हारे पास पैसा आएगा गोलकीपर से, क्योंकि आलिया बयान दिए और उन्होंने दोनों ही जा रहा है तो मैनचेस्टर को छोड़ के ये पूरा कंफर्म है। और उन लोगों का प्राइस जो है वो मुझे लगता है अराउंड 15 to 20 मिलियन रहेगा। तो मतलब तुम्हारे पास प्रॉफिट आएगा 40 मिलियन का और उससे तुम एक सेंटर बैक ला सकते हो जैसे कि एंटोनियो सिल्वा या फिर गोंसालो इंसाओ। इन दोनों प्लेयर्स को तुम टॉप प्रायोरिटी में रख सकते हो, या फिर कोई सा भी सेंटर बैक जो इस सीजन रेलीगेट हो रहा है उस क्लब से उठा के ले आओ, जैसे कि मिकी पेंटेमैन जो 60 मिलियन में तुम्हें मिल जाएगा अगर टॉटनहम हॉटस्पर रेलीगेट हो। तो अगर तुम देखो तो अगर राफेल लियो का बात करें तो हम लोग का जो टोटल ट्रांसफर है वो है ना 250 मिलियन के अराउंड ही हो गया और ये सबसे रियलिस्टिक है, क्योंकि पिछले सीजन जब हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल रहे थे तब भी हम लोग को 200 मिलियन का बजट दिया था सिर्फ स्ट्राइकर और फॉरवर्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस सीजन जब हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं तो हम लोगों के ऊपर और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। इसकी वजह से मैं 250 मिलियन का बजट लेके चल रहा हूँ।